Welcome to all of you. Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of Mauryan period and so far we have completed the literary sources of the Mauryan Empire. Literary means साहित्यिक स्रोतों को हमने खत्म किया है अभी तक। देखिए आज हमारा जो साहित्यिक स्रोत हम खत्म कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे होगा, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों पे हम आज वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखना है, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखना है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का दो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन अभिलेख। एक सोहगौड़ा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर का है, एक महास्थान अभिलेख है जो कि बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का है। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और अशोक का इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें इस हेडिंग के तहत देखना है, जिसमें कि रॉक इंस्क्रिप्शन होंगे यानी कि शिला लेख होंगे, पिलर इंस्क्रिप्शन होंगे, स्तंभ लेख होंगे और केव इंस्क्रिप्शन होंगे, यानी कि गुहा लेख या गुफा लेख कहते हैं। तो ये हमें देखना है, लेकिन आज हम अशोक को नहीं देखने वाले हैं, अशोक को हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन होगा और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ये सोहगौरा ताम्रपत्र यानी सोहगौरा कॉपर प्लेट अगर अंग्रेजी में बोले तो, और महास्थान इंस्क्रिप्शन, इन दो चीजों को हम देखेंगे, ये दो और ये पूरा आपको जूनागढ़ का अभिलेख। तो इनको हमें देखना है, अशोक को आज हम नहीं देखने वाले, इतना हम देखेंगे। ठीक है, तो अब तक जो हमने देखा था, मैंने बताया कि हमने लिटरेरी सोर्सेज में इंडिका को देख लिया था। ठीक है, इंडिका को देख लिया था, मेगास्थनीज की इंडिका है, ठीक है, थी नहीं है, और अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया, इसको हमने पिछले वीडियो में किया था। उसके बाद हमने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट देख लिया था, हाँ, जिसमें दीपवंश महावंश है, हमने बता दिया था, दिव्यदान है, अशोकावदान है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैन टेक्स्ट में हमने आपको भद्रबाहु चरित की चर्चा की थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जीवन की कहानी है। पुराण यानी कि इसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, इसकी बात हमने की थी, जिसमें वंशावली है मौर्यों की। ठीक है, यानी जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है। आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मैं बताया कि जैसे दीपवंश महावंश में है, उसमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार की बात है, अशोक ने श्रीलंका में किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार किया उसके बारे में है यहाँ पे जानकारी। और इसमें यह भी है कि कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। पुराण के बारे में बता दिया, तमिल लिटरेचर से हमें पन्नार और मामुल्लार की रचनाएं थी, जिससे ये पता चलता था कि भाई साउथ में जो है मौर्यन का एक्सपेंशन था। ठीक है, उसके बाद हमने चाइनीज वेदशान और फाहियान को देखा था, कुछ चाइनीज यात्री थे, जिसमें कि इन्होंने बताया कि भाई बौद्ध धर्म एडॉप्ट करने के पहले इसमें कहा गया है कि अशोक के क्रूएल्टी की चर्चा इन्होंने की है, क्रूरता की चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद कुछ बुक्स थे, किताबें हैं, ठीक है, पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, हाँ, हर्ष चरित्र है जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्ष चरित्र, ये हर्षवर्धन के समय का है, हर्षवर्धन के बारे में कही गई है बातें। ठीक है, और राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ का है, जिसमें बताया गया है, इससे पता चलता है कि अशोक के समय कश्मीर तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। तो ये सब बातें हमने देख ली थी। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा था ये सब चीजें लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखना था, जिसमें हम लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक सोर्स खत्म कर चुके हैं। बेसिकली क्या था कि हमने देखिए पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र को देखा था, कौटिल्य ने जिसको लिखा है, एक बार रिव्यू करते हैं कि है क्या कि कौटिल्य, आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। कौटिल्य के कई और नाम हैं, जैसे कि नाम तो बहुत हैं, हाँ, जैसे कि विष्णुगुप्त है, हाँ, चाणक्य है, ठीक है, और उसके अंशु, अंशुल, ठीक है, ये सब है, द्विजर्षव या द्वियर्षव, ये सब नाम इनके आते हैं, लेकिन 3-4 नाम आपको जरूर रखने चाहिए। कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के संबंध में आता है तो कौटिल्य ही आता है, मतलब कहते हैं कि कौटिल्य नाम इनका इस वजह से, राजनीति की वजह से, राजनीति तो कुटिल इनका दिमाग चलता था, राजनीति कुटिल, ठीक है, कुटिल से कौटिल्य बन गया। तो राजनीति में इस तरह की कुटिलताएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो चूंकि राजनीति शास्त्र पर ही है, अर्थशास्त्र आपको
पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है, राजनीति और लोक प्रशासन पे अर्थशास्त्र लिखा गया है। अर्थव्यवस्था की किताब नहीं है, इकोनॉमी की बुक नहीं है ये बात जान लीजिए, मैंने बता दिया था। तो आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, एक तो कौटिल्य, दूसरा चूंकि महर्षि चाणक्य इनके फादर का नाम था तो चाणक्य का नाम पड़ गया, वो था। और अगर बचपन का नाम पूछा जाए, कई बार एग्जाम में आ गया है और बच्चों ने आंसर कर दिया है कौटिल्य, बचपन का नाम विष्णुगुप्त, बचपन का नाम विष्णुगुप्त, बचपन का नाम विष्णुगुप्त, बचपन का नाम विष्णुगुप्त, आप याद रखिएगा, ठीक है। चाइल्डहुड नेम विष्णुगुप्त, तो ये सब नाम है। द्विजर्षव का मतलब होता है द्विजर्षव या द्विअर्षव, कहीं द्विअर्षव लिखा हुआ मिलेगा, कहीं द्विजर्षव लिखा हुआ मिलेगा। ये नाम जो है ये कहते हैं कि ये इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये सब नाम का चक्कर है, तो आप इसको याद रखिएगा। कौटिल्य था कौन भाई, तो एक तो इसका ऑथर है अर्थशास्त्र का, दूसरा ये तक्षशिला में टीचर था, एक आचार्य था, टीचर था, हाँ। और बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य जब स्थापना करते हैं मौर्य डायनेस्टी की, इन्हीं की सहायता से, चाणक्य की सहायता से मौर्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया जाता है, तो प्रधानमंत्री भी बनते हैं चंद्रगुप्त के, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी होगी, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि पूरा प्रशासन की बात करता है अर्थशास्त्र, जिसमें हमने तीर्थों की बात की थी, हाँ, जिसमें हमने और क्या बात की थी, तीर्थ की बात की थी, और बात की थी और क्या क्या चीजें हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा है, ठीक है। इसमें आपको इसकी चर्चा है इंटेलिजेंस की, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था की चर्चा है, इंटेलिजेंस सिस्टम कहें, एस्पियोनेज सिस्टम कहें, जो भी कहें, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है, उसकी चर्चा की गई है। उसमें और भी सारी चर्चाएं हैं, ठीक है। इसमें आपको, आप चाहें तो इसमें, उसमें मैंने नहीं लिखा है, जुडिशियरी भी हो जाएगा इसी में, आप चाहें तो जुडिशियरी जोड़ सकते हैं, वहां पर लिखिए जुडिशियरी, हाँ, दीवानी और फौजदारी अदालतें होती थी उस समय, आज जैसे वैसे उस समय भी थी, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे आगे। एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग नाम इनको दिया गया था। उसी तरह से जहाज रानी, यानी जहाज रानी के बारे में बताया था, शिपिंग के बारे में, ठीक है, कौटिल्य ने। तो ये सारा चीज हमने, सारा चीज इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि आगे हम सारा एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ेंगे, और जब आप पढ़ लेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप चाहे तो यहाँ लिख लें, चाहे तो आप न्याय व्यवस्था लिख लें इनके साथ साथ, कि न्याय व्यवस्था पे चर्चा है, पूरे प्रशासन पे चर्चा है। तीर्थों की बात मैंने की है, जो कि 18 तीर्थ की बात थी। आप लिख सकते हैं जहाज रानी के बारे में, यानी शिपिंग के बारे में लिख सकते हैं, चाणक्य ने कुछ बताया है, ठीक है। एस्पियोनेज सिस्टम के बारे में, जुडिशियरी के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में बताएगा, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो अगर एक दो चीजें छूटी भी होंगी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो इसलिए मैंने सारा चीज नहीं लिखवाया कि आगे हमें करना ही है, ठीक है। एक चीज आप बस जरूर लिख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र के साथ पिछले बार छूट गया थे, जरूरी था आपका। वैसे मैं चर्चा करता रहूंगा हमेशा, जब भी बोलूंगा तो चर्चा करूंगा, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। कि इसके 15 पार्ट्स हैं, 180 सब पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। 15 पार्ट्स, 180 सब पार्ट्स एंड 6000 हिम्स, यानी कि 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं, और इसमें 6000 हिम्स यानी कि श्लोक है। भागों को अधिकरण कहते हैं और उपभागों को प्रकरण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने बताया है कि आप जगह छोड़ के रखिए, ठीक है ना, जगह छोड़ के रखिए जहां आप नोट्स बना रहे हैं, और वहां पर आप थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, ताकि अलग अलग इंफॉर्मेशन जब मिलती जाए तो वहां नोट डाउन कर सके, और आगे भी जब आप पढ़ाई करें, खुद भी पढ़ाई करें, तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिले तो वहां आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया था कि इसमें साप्तांग सिद्धांत, साप्तांग थियरी की बात की गई है अर्थशास्त्र में, कि 7 अंग हैं, हाँ, 7 पार्ट्स हैं। एक राजा के पास या राज्य के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो राजा तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अमात्य होना चाहिए, जनपद यानी कि एरिया यानी राज्य क्षेत्र होना चाहिए, कोष होना चाहिए, फंड होना चाहिए, हाँ, किला होना चाहिए, फोर्ट होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। सब मैंने साप्तांग सिद्धांत 7 चीजें बताई थी, वो मैंने लिखवा दिया था। उसके अलावा देखिए ये संस्कृत में है, और चंपू शैली मैंने बताया था। चंपू शैली क्या होता है, चंपू स्टाइल, जो गद्य और पद दोनों में लिखा जाए। तो ऑब्वियस है, देखिए यहाँ 6000 हिम्स श्लोक है तो पद ही होंगे ना, यानी प्रोज और पोएट्री दोनों हो, यानी स्टोरी और पोएट्री दोनों फॉर्मेट में हो। तो जहां आपको गद्य यानी स्टोरी यानी प्रोज और पद यानी पोएट्री फॉर्मेट दोनों का समावेश हो, उसको कहते हैं चंपू स्टाइल या चंपू शैली। तो यह ध्यान रखिएगा। एक और बात मैंने बताई थी बड़ी महत्वपूर्ण, कि ये अन्य पुरुष में यानी 3rd पर्सन में लिखा गया है। और लिखने का तरीका क्या है, राजा के पास ऐसा होना चाहिए, राजा के पास मंत्री होना चाहिए, राजा के पास
अमात्य होना चाहिए, राजा के पास गुप्तचर होने चाहिए। हाँ, तो ये सब चाहिए चाहिए ऐसे करके। हाँ, अ किंग शुड हैव as good espionage system, a king should have his ministers, a king should have his other officials। तो इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। यानी कि ये कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शनल स्टाइल है, उपदेशात्मक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये जो चीज है, अगर आपको लगे, ये मैंने बता तो दिया था, लेकिन अगर चंपू शैली ना देखिए भाई क्या है, उपदेशात्मक स्टाइल में है क्या? हाँ है, ठीक है, मैंने ये बता दिया था। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए कुछ चीजें अभी पढ़ना तो हमें है, ये आर्कियोलॉजिकल चीजें, लेकिन जो चीजें लगता है कि मुझे लिखवा देना चाहिए, यही फिर मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। जैसे कि संस्कृत में है, चंपू शैली में है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में एक चीज ये लिख लीजिए कि ये उपदेशात्मक शैली में है। ये भी लिखिए, चंपू शैली तो है ही, उपदेशात्मक भी है, उपदेशात्मक यानी कि जैसे कि एडवाइस दे रहा हो, उपदेश दे रहा हो, सलाह दे रहा हो। हाँ, इसको कह सकते हैं कि सलाह देता हुआ लग रहा है, कोई चीज सलाह दे रहा है, कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। उपदेशात्मक, इसको हम इंस्ट्रक्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टाइल कहा जा सकता है। दो स्टाइल आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये स्टाइल हो गया, दूसरा चंपू शैली। तभी मैंने कहा कि देखिए आपने, मैं बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा जब भी पढ़ाऊंगा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जगह छोड़ के रखनी है। कुछ चीजें बताऊं, आप लिख लीजिए। तो एक तो थर्ड पर्सन में है, और थर्ड पर्सन के साथ मैंने बताया था कि चाहिए चाहिए करके लिखा, राजा के पास एक मंत्री होना चाहिए, राजा के पास मंत्री परिषद होना चाहिए, राजा के पास गुप्तचर होने चाहिए। तो इस तरह से लिखा गया है। हाँ, तो इसका मतलब उपदेशात्मक है, सलाह दिया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शनल भी है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो हम सारा देखते ही रहेंगे, आगे आगे चर्चा होती रहेगी। ये हम कर चुके हैं डिटेल में मेगास्थनीज के बारे में। इसमें एक बटा इसके रेवेन्यू के बारे में बताया कि रेवेन्यू 1/6 शायद बताया, 1/6 होना चाहिए, ठीक है ना, जबकि ये कहता है 1/4। कौन? मेगास्थनीज। तो ये सब चीजें हमने देखी थी, ठीक है। वो हम जब आगे चलेंगे, चैप्टर में अप्रोच करेंगे तो वो देखेंगे। तो हम मौर्य साम्राज्य को देख रहे थे, और हमने बताया था कि मौर्य साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 322 बीसी में। कहीं कहीं 321 बीसी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 322 बीसी में किसको हराकर? घनानंद को हराकर। घनानंद कौन था? नंद साम्राज्य का वो शासक था, नंद डायनेस्टी का, ठीक है। हमें मौर्य साम्राज्य में ये पॉइंट देखने हैं, ठीक है। सोर्सेस आज हम आर्कियोलॉजिकल देख रहे हैं, ये लिटरेरी देख चुके हैं। उसके बाद पॉलिटी, जहां पे हम बात करेंगे विभिन्न राजाओं की, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, वहां हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसके बेटे बिंदुसार को और फिर अशोक को देखेंगे, ठीक है। प्रशासन देखेंगे, जिसमें पूरा इंडिका और अर्थशास्त्र में से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। अर्थव्यवस्था देखेंगे, समाज देखेंगे, सोसाइटी, यानी कि, और उसके बाद डाउनफॉल। तो ये जब हम देखेंगे, देखिए अभी इतना छोटा लग रहा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स खुलते जाएंगे, तो उस समय हम ओपन करेंगे, अभी ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बताया कि भाई नंद साम्राज्य या नंद डायनेस्टी साम्राज्य नहीं कहेंगे, नंद डायनेस्टी के शासक को हराकर, कौन था शासक? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और यहीं से एक साम्राज्य का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको जब ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, उस समय क्या था कि सबसे बड़ी राजनीतिक या सामाजिक इकाई थी जन, ठीक है। उसके बाद यहाँ लैंड के लिए लड़ाई नहीं थी, आगे जनपद बनता है, जन और जन मिलते हैं, जनपद बना देते हैं। अब यहाँ लैंड के लिए वॉर शुरू हो जाएगा। जनपद के बाद कई जनपद मिलेंगे तो महाजनपद एक बनेगा, और इस तरह से 16 महाजनपद 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी, हाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आते हैं, जिसमें मगध उभर कर सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में आता है। और वहां पे जो मगध है, मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आएगा और एक राज्य का रूप ले लेगा। देखिए जन से बना जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से राज्य बनेगा, और मगध में कई डायनेस्टी आएंगी, जैसे कि हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद
शिशुनाग डायनेस्टी और फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक घनानंद, जिसको हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये एक बार रिव्यू ले लेना जरूरी होता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जब हराता है तो नंद डायनेस्टी के पास ये चीजें हैं, यहां तक का एरिया है, यानी कि इतने एरिया को इसने कैप्चर किया था। और मैंने बता दिया था कि जो बाद में सेल्यूकस निकेटर, इसके बारे में देखिए जब हम यहाँ आएंगे ना तो डिटेल चर्चा करेंगे। सेल्यूकस निकेटर की शादी होगी, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होगी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से, वो सब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो बस हम इतना जानते हैं कि ये हराता है और इतना साम्राज्य है, सॉरी इतना क्षेत्र है, इसको साम्राज्य नहीं कहेंगे, नंद के पास। ठीक है, नंद के पास इतना क्षेत्र है। ठीक है, नंद जो शासक है, मगध का क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है। ठीक है, महाजनपद से पहले तो यहां पर था सिर्फ मगध, लेकिन अब मगध ने फैला लिया है, यहां तक देखिए बांग्लादेश तक है। और यही नंदों का साम्राज्य है। कहां तक देखिए, और कहां तक है देखिए, सतलज नदी है, मैंने बना दिया है। सिंधु नदी मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए। सिंधु नदी, उसके बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाव, चेनाव के बाद रावी, रावी के बाद देखिए ये व्यास है जो थोड़ा सा निकला हुआ है सबसे नीचे वाले सतलज से, सबसे नीचे सतलज है। तो सतलज तक का जो क्षेत्र है वो है कहां तक का, किसका, घनानंद का, नंद साम्राज्य का, नंद डायनेस्टी का। साम्राज्य मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है, साम्राज्य मत कहिए, साम्राज्य ये बनाएंगे। साम्राज्य की अवधारणा पहली बार आएगी इनके समय, मौर्यों के समय। अब ये जीतता है इतना क्षेत्र नंदों को हराकर, यानी कि घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर बाद में इधर से अटैक करने के लिए आएगा सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का जनरल था। वो भी चाहता है कि वो भारत में आए। ठीक है, और भारत के कुछ एरिया को कैप्चर करे। तो जब आता है तो दोनों की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में, ठीक है, इस लड़ाई में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जीतने के बाद बहुत सारे एरियाज मिल जाते हैं। वो एक ट्रीटी होती है, संधि होती है, और सेल्यूकस निकेटर पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र और अफगानिस्तान का काबुल एरिया, हेरात, ये जेडोसिया इसको कहते थे, मकरान का क्षेत्र, ये सब मिल जाता है। पूरा कहते हैं कि इसको मिल जाता है। तो इसका अब जो है ये एक्सपेंशन यहां तक हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन पहले से, ये तो था ही, ये तो पहले से था ही। ठीक है, ये भी था, ये मैंने बनाया नहीं था, ये यहां तक, यहां नहीं, ये नंदों का यहां तक था, और फिर ये सारा एरिया सतलज तक ही था नंदों का। ठीक है, और फिर ये बढ़ने लगता है, और इस तरह से ये कहते हैं कि ये ईरान तक भी चला जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, और इधर सेंट्रल एशिया तक भी पहुंच जाएगा। तो ये कश्मीर तो हो ही जाएगा। तो ये एरिया पहले सतलज तक था मात्र, जब ये जीता था नंदों से। घनानंद के पास सतलज तक का एरिया था, ब्यास के पार नहीं कर पाया था सिकंदर, इसलिए घनानंद बच गया था, कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें यहां तक हो गई थी। चंद्रगुप्त ने, सॉरी चाणक्य ने बहुत कोशिश की थी कि घनानंद को मना लिया जाए और एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, ताकि सिकंदर से निपटा जा सके। उसको पहले से खबर आ चुकी थी कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। वो घनानंद के पास जाता है, घनानंद उसकी बात नहीं मानता है, अखंड भारत बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि देखिए उसने सोचा था कि इतना बड़ा राज्य क्षेत्र है मगध का, घनानंद का, नंदों का, तो इनकी बात लोग मानेंगे और अपनी आपसी वैमनस्यता भुलाकर एकजुट होकर सिकंदर के खिलाफ ये मोर्चा खोलेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो बेइज्जती भी कर देता है, इंसल्ट कर देता है चाणक्य का घनानंद। जब घनानंद मगध पहुंचता है, ये बातें रखता है, तभी घनानंद ने सोचा था कि इसके सत्ता को ये टप्पल करेगा, हाँ, सत्ता का परिवर्तन करेगा, ये सत्ता को, घनानंद के सत्ता को ये उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, और तभी वो ले जाता है तक्षशिला, किसको, एक बच्चे के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को वहां ट्रेनिंग देता है, और फिर दोनों मिलकर सत्ता को पलट देते हैं घनानंद के। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य के हराने के बाद, अब देखिए ये जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है किसको, घनानंद को, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन शुरुआती दौर में हम उसे साम्राज्य नहीं कह सकते। देखिए अब ये साम्राज्य बनने लगा, क्योंकि पहले सतलज तक था घनानंद का, और ये साम्राज्य बनने लगा। मैंने बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है तो घनानंद के पास ये सतलज तक का, ये जो रेड वाला क्षेत्र है, यहीं तक का क्षेत्र था। ठीक है, ये सतलज तक का ही क्षेत्र था, तक ही था ये, लेकिन यहीं तक का था। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेल्यूकस निकेटर से जीतने के बाद, जब चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना कर देगा मौर्य डायनेस्टी की, तो अब सेल्यूकस निकेटर से इसकी आगे लड़ाई होगी, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई के बाद संधि होगी। संधि में सेल्यूकस निकेटर बहुत सारा एरिया देगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला, तो ये लगभग सेंट्रल एशिया तक कहते हैं पहुंच गया। लेकिन अफगानिस्तान तो श्योर है कि अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला एरिया तो पूरा मिल गया। उसके बाद बिंदुसार आता है, इसका बेटा,
देखिए समझना जरूरी होता है। बांग्लादेश तक था, इधर असम भी था, ठीक है ना। ये कलिंग का क्षेत्र तक था। तो बिंदुसार जब आता है तो ये कलिंग को क्षेत्र कलिंग को छोड़कर ये और इधर ये साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्र को छोड़कर ये सारा बिंदुसार ले लेता है, ठीक है। बिंदुसार ले लेगा। ये चेचोपा एरिया बोलते थे, चेर, चोल और पांडे, यहीं पे, ठीक है। तो ये सारा एरिया हो जाएगा किसका, फिर मौर्यों का हो जाएगा। और इस तरह से देखें जब अशोक आएगा तो ये कलिंग वाला क्षेत्र है, ये भी भर जाएगा। तो ये पूरा देखिए कितना बड़ा साम्राज्य हो गया, पूरा बांग्लादेश में पहुंच गया। आज का बांग्लादेश, उस समय तो भारत नहीं होगा। और ये असम तक था इधर, ठीक है, इधर ये असम तक था। तो एक तरह से आपको मैं बार बार इसलिए बताते रहता हूं कि आपको एक्सटेंशन का आइडिया है। तो अब हम देखने वाले हैं कि यहां पर लिटरेरी सोर्सेज देखने के बाद ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है कहां का, रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ तो गुजरात में है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और दो और अभिलेख देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, यह है सोहगौरा कॉपर प्लेट जो कि उत्तर प्रदेश का है, और महास्थान जो कि बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का है, ठीक है। तो इनको हम देखना शुरू करते हैं। मैंने बताया अशोक आज हम नहीं देखेंगे, इनको देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, यानी मौर्यंस के बारे में जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। 3 सोर्सेज की बात मैंने की थी। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का सोहगौरा कॉपर प्लेट यानी सोहगौरा ताम्रपत्र, और महास्थान है, और एक अशोक का इंस्क्रिप्शन, उसमें लंबा है तो वो अशोक वाला हम अगले वीडियो से करेंगे। आज हम इन 2 सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। देखिए जूनागढ़, या इसी को हम गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, कहीं जूनागढ़ ना दे और गिरनार दे दे। गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, या जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख ऐसे भी दे सकता है। किसके द्वारा लिखवाया गया है, तो रुद्रदामन का नाम ना दे, ठीक है। तो इस हर तरह से आपको तैयार रहना है। जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार का अभिलेख या जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, कुछ भी कह दे, रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया है। रुद्रदामन एक शक शासक था, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा, आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन खाली थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए। एक शक शासक था, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और देखिए ये जूनागढ़ गिरनार दोनों याद रखना है, जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख किसके द्वारा, रुद्रदामन द्वारा। अब ये जूनागढ़ है कहां, लोकेशन इसका आप अगर देखें तो गुजरात में है। देखिए यहां पर, ठीक है। ये पूरा बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। यहां से हम अगर भारत को देखें ऐसे, ठीक है, ये है ना, ये देखिए ये जो नीचे वाला गुजरात, ये है गुजरात, ये है यहीं पर, ये थोड़ा राउंड होगा, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया, राउंड होगा थोड़ा सा ऐसे, यहीं पे जूनागढ़, इसे काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रांत कहेंगे, काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रांत, ठीक है। यहां सुदर्शन झील की बात हुई है, तो यही जूनागढ़ यहीं पे, ठीक है। और जूनागढ़ में समझ लीजिए वो होता क्या है कि देखिए पहाड़ियां होती हैं, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, जैसे कि ये एक पहाड़ी हो गई, ठीक है ना, ये एक पहाड़ी हो गई, इस तरह से मान लीजिए ये पहाड़ियां हो गई, ठीक है। ये पहाड़, यहीं पे किसी पत्थर पे, ये पत्थर है, यहाँ पे ये अभिलेख लिखवाया गया है इस तरह से, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन इस तरह से लिखवाया गया, अभिलेख लिखवाया गया है, ठीक है। तो ये है जूनागढ़, काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रांत में पड़ेगा, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो रुद्रदामन का है ये, ठीक है, रुद्रदामन का है। और इंस्क्रिप्शन जो है ये पत्थरों पे लिखा जाता है, चूंकि ये एक तरह का शिलालेख इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पत्थरों पे, पहाड़ों पे, पहाड़ पे जो पत्थर हैं गिरनार की पहाड़ियों में वहां पर है, ठीक है। तो ये देखिएगा इसके बारे में ये कहा गया है कि अब रुद्रदामन को जान लीजिए। रुद्रदामन कौन था, इसी ने लिखवाया था
कब लिखवाया था? ये लिखवाया था 150 एडी या कहें 72 शक संवत का ये अभिलेख है। वहां पे 72 शक संवत लिखा हुआ है, लेकिन 150 एडी होगा। ठीक है, अगर पूरा देखेंगे शक संवत 72 शक संवत का मतलब 150 एडी होगा। अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, तो दोनों चीजें आप याद रखें। वहां गिरनार का अभिलेख लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, गिरनार का अभिलेख लिखा हुआ है। और इसमें चर्चा किसकी है भाई? चर्चा है एक सुदर्शन झील की, सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील की। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात यहीं पे ऐसे लिखिए अलग अलग करके, देखिए क्या क्या चर्चा है, यहां पे हम करते जाएंगे। पहली बात यहां पे चर्चा है कि ये 150 एडी या 72 शक संवत का है। ठीक है, किसके द्वारा लिखवाया गया है? रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, रुद्रदामन के द्वारा। ये है प्योर संस्कृत या चेस्ट संस्कृत, या हम कहें क्लासिकल संस्कृत। तो मैं लिख देता हूं आसान भाषा में, प्योर यानी कि शुद्ध, विशुद्ध। संस्कृत में है, भाषा इसकी विशुद्ध संस्कृत है। ठीक है, भाषा, यहां लैंग्वेज कर लीजिए, लैंग्वेज। ठीक है, और लेकिन इसकी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, जैसे देवनागरी लिपि होता है, देवनागरी स्क्रिप्ट होता है, या रोमन लिपि या रोमन स्क्रिप्ट होता है, वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। लैंग्वेज इसका विशुद्ध संस्कृत है। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम जानेंगे इसके बारे में। रुद्रदामन एक शक शासक था, अभी मैं बताऊंगा, पहले हम इसको लिख लें। अच्छा, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी है, पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें जो चर्चा है, रेफरेंस आपको मिलेगा, एक सुदर्शन लेक की चर्चा होगी। ठीक है, इसमें टोटल लाइंस जो थे, जो स्क्रिप्ट है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, टोटल लाइन अगर देखिएगा तो टोटल लाइन तो 20 है, बट बच गए हैं 16 जो है ना, वो कहीं से टूट गए हैं, बहुत सारे इसमें से टूट गए हैं, निकल गए हैं, घिस गए हैं। तो आपको जो रिमेनिंग जो है वो बचे हुए हैं, रिमेनिंग लाइंस, इसको मैं मिटा देता हूं। ये 4 है, टोटल 20 थे, 16 खराब हो गए, यानी रिमेनिंग लाइन बच गए कितने? 4। मतलब खराब है तो ऐसा नहीं कि नहीं है वहां पे, लेकिन वो कहीं से घिस गए हैं, कहीं से टूट गए हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए ये है क्या, बेसिकली सेतु बंध है अगर हम कहें तो। ये देखिए अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, गिरनार की, इस पे मत आइएगा। ठीक है, सेतु बंध है, हिंदी में लिखता हूं सेतु बंध। सेतु बंध क्या है ये अभी मैं बताऊंगा। सेतु बंध इरिगेशन के लिए वो जो है, जो अगर सरकार की तरफ से सिंचाई की व्यवस्था हो, उसको सेतु बंध कहा जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में सेतु बंध कहा जाता था। अब देखिए, अब ये रुद्रदामन का अभिलेख है, इसके बारे में 150 एडी का है, 72 शक संवत वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, 72 शक संवत। देखिए शक संवत जो शुरू किया हुआ है वो कुषाण शासक कनिष्क का शुरू हुआ है, किया हुआ है, और वो शुरू किया था उसने 78 एडी में। एडी में इसको आप ईस्वी कह सकते हैं, या इसको आप कॉमन एरा भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो 78 एडी में,
तो जो हम में शुरू हुआ है, तो जब 72 शक संवत जो है ना, शक संवत शुरू हुआ है 78 एडी में कनिष्क के द्वारा। हम एक बार इस पे भी बना देंगे शक संवत विक्रम संवत, लेकिन तत्काल अभी जान लीजिए। तो हमें लेकिन एडी में चाहिए था 72 शक संवत, और 72 शक संवत वहां पे दिया हुआ है कि 72 शक संवत का टाइम है। इसी में अगर हम 72 को जोड़ देते हैं 78 में, ठीक है, तो शक संवत चूंकि 78 ईस्वी में शुरू हुआ है, 78 एडी में शुरू हुआ है शक संवत कनिष्क के द्वारा, और यहां टाइम दिया हुआ है 72 शक संवत। तो हमें एडी में निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देना होगा, और ये 150 एडी निकल जाएगा। तो उसी से 150 एडी, आप कुछ भी याद रखिए, 150 एडी या 72 शक संवत। लेकिन वहां पे लिखा है अभिलेख पे 72 शक संवत, 72 शक संवत, लेकिन ओरिजिनली अगर एडी के हिसाब से देखा जाए तो 150 एडी आपको याद रखना पड़ेगा कि इस समय लिखवाया गया था रुद्रदामन द्वारा। अब बात आती है रुद्रदामन की, ठीक है। रुद्रदामन की अगर बात आती है तो देखिए, मैं बता दूं कि रुद्रदामन कौन था। ये रुद्रदामन जो है, समझ लीजिए, इसको मैं अभी मिटा देता हूं ताकि बाद में इसको कर दें। ये देखिए, अगर हम देखें रुद्रदामन को, तो रुद्रदामन जो है ये, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कार दमक वंश या कारदमक डायनेस्टी या चस्टन वंश का शासक था, ठीक है। दूसरी बात, ये रुद्रदामन जो है ये स्कॉलर था और ये शक शासक था। का शक शासक लिखिएगा, ऐसे लिखिए। पहली बात कि रुद्रदामन कौन था, ये शक शासक। अभी मैं बताऊंगा शक शासक क्या होता है, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, लेकिन तत्काल आप समझ जाइएगा। स्कॉलर, ये स्कॉलर था, पॉलिटी में, लॉजिक में, यानी तर्कशास्त्र या फिलॉसफी कहिए, ठीक है, संस्कृत में, तो तमाम चीजों में का ये प्रकांड विद्वान था रुद्रदामन। और कारदमक वंश या चस्टन वंश, कारदमक डायनेस्टी या चस्टन डायनेस्टी, ठीक है, इसका ये शासक था और सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत शासक था, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहां पर देखिए, मैं थोड़ा इसको नीचे बनाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये कहां का, देखिए, ये ओरिजिन इसका भारतीय नहीं था। देखिए, जब आप मौर्य पीरियड को खत्म कर लेंगे तो हम एक और पीरियड में जाएंगे। देखिए, ये है ना, नॉर्थ वेस्ट हमारा हो गया। अगर देखें तो ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, मोर और लेस, ठीक है ना। देखिए, ये मैंने बनाया किस लिए, ये देखिए, जैसे ही देखिए मौर्य साम्राज्य भी तो कमजोर होगा। मैंने बताया था कि बृहदत्त की हत्या करेगा मौर्य साम्राज्य। समझिएगा, रुद्रदामन के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, ये जानना जरूरी है, आगे तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी समझिए, जब मौर्य साम्राज्य टूटेगा, खत्म होगा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, यूनिटी खत्म हो जाएगी। कितना बड़ा साम्राज्य है, मैंने दिखाया पूरा, यहां से लेके ये दक्षिण का कुछ क्षेत्र छोड़ दीजिए, और इधर आपको बांग्लादेश और ये असम तक चला जाएगा, और इधर का तो पूरा है, ठीक है। ये मैं बताया, खाली दक्षिण का कुछ क्षेत्र छोड़ दिए, पूरा मौर्य साम्राज्य। लेकिन जब खत्म होगा तो ये टूट जाएगा, यानी जो यूनिफिकेशन हुआ है वो यूनिफिकेशन नहीं रह जाएगा। तभी तो कोई साम्राज्य खत्म होता है, एम्पायर खत्म होता है, कि यूनिफिकेशन उसका रह नहीं जाता। छोटे छोटे टुकड़ों में फिर जो लोकल जो चीफ होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही खत्म होगा तो हम मौर्य साम्राज्य खत्म करेंगे, मौर्यन एम्पायर खत्म करेंगे, तो हम पहुंचेंगे मौर्योत्तर काल, यानी लेटर मौर्यंस में, और फिर लेटर मौर्यंस के बाद गुप्ता। देखिए समझिएगा, मौर्यंस, लेटर मौर्यंस,
और उसके बाद तब हम गुप्ता में पहुंचेंगे। ठीक है, यानी गुप्ता पीरियड जो है, ठीक है, मौर्यन और सॉरी गुप्ता पीरियड जो है वो लेटर मौर्यंस के बाद में आएगा और लेटर मौर्यंस और गुप्ता पीरियड के बीच में है। ठीक है, तो लेटर मौर्यंस जब आएंगे तो देखिए ये लेटर मौर्यंस का पार्ट होगा रुद्रदामन। कैसे? जब ये शक्तियां कमजोर होंगी तो बृहदत हत्या करेगा। बृहदत हत्या करेगा किसका? बृहदत हत्या करेगा, सॉरी सबसे लास्ट शासक है मौर्य साम्राज्य का, मौर्यन डायनेस्टी का बृहदत। बृहदत की हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग हत्या करेगा और नॉर्थ में, यहां पर नॉर्थ इंडिया में पहले आएगा शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, और उसके बाद फिर कण्व डायनेस्टी। यानी कि मौर्यंस के खत्म होने के बाद जैसे ही पुष्यमित्र शुंग, इसी डायनेस्टी का है, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत की हत्या करेगा तो वो शुंग डायनेस्टी की को स्थापित करेगा। हाँ, शुंग डायनेस्टी बनाएगा नॉर्थ इंडिया में, और लेटर मौर्यंस में शुंग डायनेस्टी बनता है। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में बाद में कण्व डायनेस्टी भी आएगा। नॉर्थ इंडिया में 2 डायनेस्टी आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से साउथ इंडिया में सातवाहन आ जाएंगे। ठीक है, सातवाहन, देखिए सातवाहन की भी चर्चा होगी, सातवाहन आ जाएंगे यहां पर साउथ इंडिया में। कहां पे आएंगे एग्जैक्ट लोकेशन ये सब बाद में हम पढ़ेंगे जब हम पहुंचेंगे यहां पर लेटर मौर्यंस में। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। 3 तरह से यहां देखा जाएगा तो सत्ता की व्यवस्था होगी। कैसे? एक नॉर्थ इंडिया में होगी लेटर मौर्यंस में, जो कि शुंग और कण्व के रूप में डायनेस्टीज यहां एस्टैब्लिश होंगी। वहीं साउथ इंडिया में सातवाहन के रूप में, सातवाहनों के रूप में, सातवाहन या आंध्रा बोलते थे, आंध्रा वाले क्षेत्र से भी लोग आते थे, तो सातवाहन या आंध्रा ये दक्षिण भारत में। और देखिए ये नॉर्थ वेस्ट से कुछ आक्रमण होगा। किसका किसका आक्रमण होगा? इंडो ग्रीक का, यानी यवनों का, इंडो ग्रीक यवन, शकों का, यानी शकों को बोलते हैं सीथियंस, अंग्रेजी में सीथियन बोलते हैं शकों को, सीथियन। पहलवों का पार्थियंस, ठीक है ना, कुषाणों का कनिष्क, कनिष्क कुषाणों का शासक था। और यही महायान आने के बाद कनिष्क के समय में महायान एक देखोगे कि उभर के सामने आएगा, महायान की तुति बोलने लगी कि महायान बुद्धिज्म की। और कनिष्क आपको कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई जाती है कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो वो कुषाण शासक था, सब इधर से आए थे। तो वैसे ही ये रुद्रजामन का ओरिजिन भी इधर से था। ये सीथियन था, नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण होगा। हाँ, नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण करेंगे ये लोग, घुसेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से ये लोग घुसेंगे भारत की तरफ। ठीक है, इंडो ग्रीक घुसेंगे, सीथियन आएंगे हालांकि इधर से, लेकिन एंट्री सब नॉर्थ वेस्ट से होगा। तो ये सब बाहरी लोग हैं। तो चेस्टन वंश जो है, हाँ, इसके पूर्वज थे चेस्टन, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, चेस्टन वंश या कार्दमक वंश की। उसी का शासक था रुद्रदामन। हाँ, एक शासक था रुद्रदामन, और रुद्रदामन सबसे ताकतवर शासक था। ठीक है, ताकतवर शासक था इस डायनेस्टी का, कार्दमक वंश या चेस्टन वंश का। ध्यान दीजिए, तो इसी ने ये अभिलेख लिखवाया था। हाँ, कहां पे? ये गिरनार की पहाड़ी है जूनागढ़ में। हाँ, एरिया कौन सा है? जूनागढ़। और जूनागढ़ पड़ेगा आपको, यहां पे लिख लीजिए आप। ठीक है, ये तो समझ गए ना, यहां पे ये तो हमने लिखवा दिया। चलिए, यहां पे जूनागढ़ पड़ेगा आपको, यहां लिख देते हैं। ये है काठियावाड़ या सौराष्ट्र। ठीक है, काठियावाड़ या सौराष्ट्र के तरफ इसका लोकेशन है। यही काठियावाड़ या सौराष्ट्र है। पहले भी मैंने बताया, ये पार्ट जो है काठियावाड़ सौराष्ट्र वाला पार्ट है, इसी में जूनागढ़ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यही सब शासक जो है रुद्रदामन, इसने ये अभिलेख लिखवाया था। और इसके बारे में एक और चर्चा आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि इसने क्या किया था कि सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को हराया था। आगे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें लेनी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं।
हराया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया था क्योंकि इसका रिलेशन बनता था उससे, रिश्तेदारी में था, ठीक है, इसने छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं। कहां था लोकेशन? जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पे है भाई? काठियावाड़ या सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। कहां पे? गुजरात। अब ये तो क्षेत्र कौन सा है? अब ये जूनागढ़ कहां पे है? जूनागढ़ या ये काठियावाड़ क्षेत्र कहां पे है? तो गुजरात में है भाई, ये भी देख लीजिए, गुजरात। तो ये मैंने लिख दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। स्कॉलर था पॉलिटी का, लॉजिक का, संस्कृत का। हाँ, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, ये सब चीजें जो है यहाँ पे इसके बारे में कही गई है, रुद्रदामन के बारे में। ठीक है, हमने ये बता दिया था कि सेतु बंध क्या होता है। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही। इसमें चर्चा है सुदर्शन लेक का, ठीक है, इसलिए मैंने रेफरेंस दे दिया किसका है, तो सुदर्शन लेक का, सुदर्शन झील का। ठीक है, सेतु बंध क्या होता है? जो सरकार की तरफ से मौर्यन पीरियड में सेतु बंध अगर सरकार की तरफ से, हाँ, अब देखिए इरिगेशन फैसिलिटीज, provided by government during Mauryans। ठीक है, बाद में हम इकोनॉमी वाले पार्ट में इसको देखेंगे सेतु बंध को। तत्काल आप समझ जाइए सेतु बंध क्या होता था। सिंचाई, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई की जो व्यवस्था प्रोवाइड की जाती थी सरकार के द्वारा, यानी राज्य के द्वारा, मौर्यंस के समय, ड्यूरिंग मौर्यंस। मौर्यंस के समय अगर सिंचाई व्यवस्था राज्य के द्वारा दी जाती है तो लोग इंडिविजुअली अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर लेते होंगे, एक राज्य देती होगी, राज्य कराती होगी, तो उसको सेतु बंध कहते हैं। तो ये मौर्यंस के समय सुदर्शन लेक का निर्माण सेतु बंध के लिए किया गया था। ये राज्य की तरफ से एक सिंचाई व्यवस्था थी, ठीक है, कृषि के लिए। ठीक है ना, तो ये आप समझिएगा। अब आते हैं, हमको क्या लिखना था, ब्राह्मणी हो गया, हाँ, यहां पर क्षेत्र यहां पर लिख लीजिए आप, ताकि ये दिक्कत ना हो। क्षेत्र कहां पे है, एरिया इसका कहां पे है, एरिया यहां पे लिख लीजिए ताकि एक जगह रहेगा, यहीं पे आपको पता नहीं चलेगा। काठियावाड़, और इसको कहें काठियावाड़ सौराष्ट्र। गुजरात में, ठीक है ना, बता दिए यही क्षेत्र है। तो अभी तक जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया। क्या क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है देख लीजिए, फिर हम इसमें है क्या वो भी बताएंगे। रेफरेंस अब सुदर्शन लेक के बारे में तो और भी जानकारियां हैं, किसके समय क्या हुआ सुदर्शन लेक के संबंध में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ, उसके बाद अशोक के समय क्या हुआ, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दो तीन चीज बातें याद रखनी है। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन कहते हैं या गिरनार का इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसे यही रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया, इसे रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, ठीक है, या जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, कुछ भी कह लीजिए। तो रुद्रदामन इसके सेंट्रल स्टेज में है। ठीक है, रुद्रदामन कौन था भाई, तो रुद्रदामन शक शासक था। शक शासक, इसका ओरिजिन बाहर से था, हाँ, क्योंकि इसके पूर्वजों ने आकर यहां पर भारत में चेस्टन वंश की स्थापना की थी। कैसे स्थापना हुआ था, लेटर मौर्यन पीरियड्स में, जब मौर्य साम्राज्य खत्म होगा तो इधर सीथियन आएंगे, ठीक है, यानी कि ये शक आएंगे, सीथियन यानी शक आएंगे, इधर से ही इंडो ग्रीक आएंगे, इधर से ही आपको पर्थियन आएंगे यानी पहलव आएंगे, इंडो ग्रीक यानी कि यवन आएंगे, हाँ, सीथियन यानी कि शक आएंगे इधर से। तो कुछ बाहरी शक्तियां नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगी, हाँ, इस नॉर्दर्न पार्ट में शुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश होगी, हाँ, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था जो कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा और यहां पर शुंग डायनेस्टी की स्थापना करेगा। नॉर्थ इंडिया में ही फिर कण्व डायनेस्टी आएगी और साउथ इंडिया में
सातवां Han डायनेस्टी है। अब देखिए कितना बढ़ गया, जैसे ही मौर्य कितना बड़ा था, मौर्य साम्राज्य टूटेगा और इधर आने लगेंगे शक, सिथियन, पर्थियन, इंडो ग्रीक यानी कि यवन, हाँ तो ये सब आएंगे इस तरफ। ये एक तरफ से ये बाहरी लोग हैं, फॉरेनर्स हैं जो यहाँ आएंगे, हाँ पश्चिम उत्तर की तरफ से, ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ से, पश्चिम उत्तर नहीं बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। साउथ में सुंग आएंगे, ये देसी हैं, सुंग, कण्व और सातवाहन, ये देसी डायनेस्टी बनेगी। कुछ विदेशी डायनेस्टी बनेगी, कुछ देशी डायनेस्टी बनेगी। कब? मौर्यंस के खत्म होने के बाद। तो यही इधर से आएंगे इसके पूर्वज, और चेस्टन वंश यहाँ स्थापित होगी। यहाँ चेस्टन वंश स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, चेस्टन के द्वारा, जिसको कार्दमक वंश भी कहते हैं या चेस्टन वंश भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकेशन कहाँ है इसका? तो काठियावाड़ और सौराष्ट्र एरिया लिख दिया, बता दिया। 150 AD का है, 72 शक संवत है, विशुद्ध संस्कृत में है इसकी भाषा। सोचिए कहां इसका ओरिजिन विदेशों से है, लिखवाता है विशुद्ध संस्कृत में, सब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, लिपि क्या है भाई? तो लिपि जो है वो ब्राह्मणी है, ठीक है ना, ब्राह्मणी है। उसके बाद फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, हाँ यानी इसके पहले भारत में संस्कृत इंस्क्रिप्शन नहीं आया, पहली बार लिखा गया, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें रेफरेंस किसका मिलता है? सुदर्शन लेख का, जो कि कहां पे स्थित है बता दिया, ठीक है, यहीं पे सौराष्ट्र के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पे जूनागढ़ अभिलेख भी है, यहीं पे झील भी है। टोटल लाइन इस अभिलेख में 20 थी ओरिजिनली, लेकिन अब बहुत उसमें कहीं कहीं से टूट फूट गई है, कुछ घिस गई हैं, तो अब बच गया है, यानी कि 16 लाइन उसमें से खराब हो गई हैं, तभी बचा है। रिमेनिंग लाइंस 4 लाइन बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि 16 लाइनें खराब हो गई हैं, ठीक है। 16 लाइंस जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, ठीक है। इसको कहा गया है सेतु बंध के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सेतु बंध के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किसको? इसका संबंध जो है, अब सेतु बंध सुदर्शन झील का संबंध है सेतु बंध से। अब ये मत समझिएगा कि सेतु बंध, ये जो सेतु बंध के संबंध में लिखा गया है, गिरनार अभिलेख जो है इसका संबंध सेतु बंध से है। सेतु बंध क्या था भाई? जो अभिलेख है, और चूंकि ये सुदर्शन लेख से रिलेटेड है, सुदर्शन लेख क्या था? एक सेतु बंध था, ठीक है ना। सेतु बंध मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग मौर्यंस, मौर्यन के समय जब सरकार द्वारा सिंचाई की सुविधा दी जाती थी तो उसे सेतु बंध कहते थे। तो सेतु बंध के रूप में इसी सुदर्शन झील का इस्तेमाल होता था, ठीक है। इस सुदर्शन झील का इस्तेमाल, सॉरी यहां पर इस सुदर्शन झील का इस्तेमाल सेतु बंध के रूप में होता था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीजें, अब इसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये सुदर्शन झील, ये और ये सेतु बंध के बारे में, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं कि रुद्रदामन बेसिकली कौन था, ठीक है। शकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो शकों के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, कण्व के बारे में भी थोड़ा, और सातवाहनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब मौर्योत्तर काल की बातें होंगी, लेकिन चूंकि यहाँ हमको समझाना था इसलिए यहाँ मैं आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटाकर और आगे बढ़ता हूं, और क्या था इस जूनागढ़ अभिलेख में वो देखते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं जल्दी से। देखिए जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं यहां पर। देखिए ये जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का, ये जूनागढ़, तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे इसमें है क्या, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, 4 शासकों के नाम हैं, उनके गवर्नर हैं, राज्यपाल, गवर्नर का मतलब देखिए यहां रूलर में लिख देता हूं, रूलर्स, ये गवर्नर्स, ठीक है,
और इवेंट। क्या क्या चीजें हैं देखिए, सबसे पहले इसमें नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, इसे ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पे शासक हैं कौन? सौराष्ट्र प्रांत के। सौराष्ट्र प्रांत मैंने बता दिया कि सौराष्ट्र प्रांत या काठियावाड़ क्षेत्र जहां पे ये पड़ रहा है, जूनागढ़, ठीक है। हाँ, वहां पे देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ का गवर्नर होता है, ठीक है। और इसी की देखरेख में करवाया जाता है सुदर्शन लेख, पहला नाम तो इनका है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अशोका, अशोका आएगा तो कुछ इसके समय है तुसास्क, तुसास्क या कहीं कहीं पे तू सास्क भी लिखा हुआ मिलेगा, तुसास्य, तुसास्य भी लिखा हुआ मिलेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिल्कुल जैसे कि कौटिल्य के नाम को द्विजड़ शब्द भी मिलेगा, द्विअर शब्द भी मिलेगा, ठीक है ना, तो उतना समझिएगा। और इसको हम बोलते थे यवन, यवन मतलब इंडो ग्रीक, यवन तुसास्क, ये यवन का रहने वाला था। तो अशोक के समय ये है यहाँ पे गवर्नर। तो इसके समय क्या होता है कि थोड़ा सा रिपेयरिंग भी कराया जाएगा, ठीक है, डैम बनाया जाएगा और नहरें बनाई जाएंगी। देखिए अब ये एक चीज समझिएगा कि जो नहर, ये सुदर्शन लेक बनाया गया, यहां गिरनार की पहाड़ियों में आपको यहाँ पे और भी पहाड़ियां, जैसे कोई पहाड़ी है उज्जैन या उज्जैन कैसे करके कोई पहाड़ी है, वहां पे दो नदियां हैं। हाँ, एक नदी है सुवर्ण सिकता, सुवर्ण सिकता, ये रिवर्स है, और दूसरी है पलासिनी, पलासिनी, ठीक है ना। ये दोनों रिवर है, ये दोनों रिवर है। इन्हीं रिवर के पानी को जमा करके सुदर्शन लेक बनाया गया था, सुदर्शन झील, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो नदियां हैं, सुवर्ण सिकता और पलासिनी, ठीक है ना, पलासिनी। पलासिनी, ये सुवर्ण सिकता, हिंदी में अगर लिखें सुवर्ण सिकता, ठीक है। ये नदियां हैं, इन्हीं दोनों नदियों के पानी को इकट्ठा करके ये सुदर्शन लेक बनाया गया था, ठीक है ना। ये अशोक के समय थोड़ी रिपेयरिंग कराई जाएगी, डैम बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा, नहरें निकाली जाएंगी, ठीक है ना, बांध और नहरें, ये सब सिंचाई के लिए तो हो रही है, ठीक है। राज्य की तरफ से चूंकि सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है सौराष्ट्र क्षेत्र में, तो उसको कहेंगे सेतु बंध। मौर्य के समय जो राज्य की तरफ से इरिगेशन फैसिलिटी दी जाती थी, उसको कहते थे या उसको कहेंगे सिंचाई व्यवस्था दी जाती थी, उसको कहते थे सेतु बंध, ठीक है। यह अशोक के समय हो गया। उसके बाद तीसरा शासक आएगा, देखिए दोनों मौर्य साम्राज्य के हैं। उसके बाद आएगा रुद्रदामन। मैंने बताया मौर्य याद करने का भी तरीका बहुत आसान है। ये दोनों तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया था, उसके बाद अशोक। अब उत्तर वैदिक काल, सॉरी उत्तर मौर्य काल में, मौर्य उत्तर काल में, लेटर मौर्यंस में, मैंने मौर्यों के जाने के बाद ही तो शक, यवन ये सब आएंगे। मैंने मौर्योत्तर काल में या लेटर मौर्यंस में ही तो कहा है कि इंडो ग्रीक आए, सुंग डायनेस्टी बनी, कर्ण डायनेस्टी बनी, सातवाहन बने। तो रुद्रदामन तो लेटर मौर्यंस में आता है, तो ऑब्वियस इसके बाद रुद्रदामन आएगा, ठीक है ना। शक शासक था ये, इसका नाम है इसमें, ठीक है। इसके समय सुविशाख था, सुविशाख या सुविशाख जो भी कह लें, ये था गवर्नर रुद्रदामन के समय। अब देखिए ये अशोक ने के समय के बाद ये 400 सालों तक ठीक रहता है, 400 सालों तक ठीक रहता है, ठीक है। इतना जबरदस्त बनवा दिया था अशोक ने। उसके बाद कहते हैं बहुत बारिश उरिश आ गई, बाढ़ आ गया, तो जिसकी वजह से ये डैम टूट गया, सुदर्शन झील नष्ट होने लगा। तो फिर रुद्रदामन ने क्या किया था, इसकी रिपेयरिंग करवाई थी, ठीक है ना, जीर्णोद्धार जिसको कहते हैं, रिपेयरिंग कहें
जीर्णोद्धार, हिंदी में बोलते हैं जीर्णोद्धार कराई थी। अब देखिए इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि रुद्रदामन ने जब कराई थी तो उस समय जब मीटिंग बैठी थी सुदर्शन झील को ठीक कराया जाए तो मंत्रियों ने इसके मना कर दिया था क्योंकि फंड नहीं था, ठीक है ना। तो इसने कहा जाता है, इसने लिखवाया है ना खुद, तो इसने कहा कि इसका जो पर्सनल राजा का जो फंड होता है तो राजकोष से, मतलब राजा का जो पर्सनल फंड है उसके एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसमें से इसने ठीक करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, रिपेयरिंग करवाई थी किसकी, सुदर्शन झील की, ठीक है ना, सुदर्शन झील की रिपेयरिंग करवाई थी। और इसमें इसने टैक्स नहीं लिया था। एक बड़ी बात आती है यहां पर, इसने रिपेयरिंग करवाई, इस समय गवर्नर सुविशाख है, तो इसके बारे में एक चीज नोट कर लीजिएगा, रुद्रदामन में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फ्रॉम हिज पर्सनल फंड, राजा का भी फंड, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, अपने खर्च, अपने व्यक्तिगत कोष से, अपने व्यक्तिगत कोष, व्यक्तिगत कोष का मतलब, फंड, कोष का मतलब होता है फंड, ठीक है ना, जो कि राजा के लिए होता है, से रिपेयरिंग वर्क कराया, यानी जीर्णोद्धार कराया। और एक और महत्वपूर्ण बात, और जनता से कोई टैक्स नहीं लिया, ये कहा गया। किसने, एक बड़ी बात है कि जनता से कोई टैक्स नहीं लिया। ये यूपी पीसीएस में आ चुका है सवाल कि वो कौन सा शासक था, यूपी पीसीएस में आ चुका है कि कौन सा शासक था जिसने जीर्णोद्धार तो कराया, रिपेयरिंग तो कराया सुदर्शन झील का, लेकिन जनता से टैक्स नहीं लिया। तो जनता से टैक्स नहीं लिया था रुद्रदामन ने, ठीक है, ये कहा जाता है। और अपने फंड से, अपने व्यक्तिगत फंड से, व्यक्तिगत कोष यानी राजा का जो कोष होता है, जनता का जो कोष होता है उससे नहीं, राजा का जो कोष होता है उससे उसने ये बनवाया था, ठीक है। तो ये जानने वाली बात है, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। उसके बाद रुद्रदामन, ये आप नोट कर लीजिए। और चौथा शासक आएगा जिसका नाम आएगा, ठीक है, चौथे शासक का नाम आएगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मैं मिटा देता हूं, ये लिख लीजिए, अपने व्यक्तिगत कोष यानी राजा का जो कोष होता है उससे रिपेयरिंग वर्क कराया और जनता से कोई टैक्स नहीं लिया। ये बात आपको ध्यान, जनता से कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, इस लाइन पे आपको ध्यान देना है। इस मामले में टैक्स नहीं लिया गया था। और चूंकि ये यूपी पीसीएस में आ गया है कि कौन सा शासक था, हाँ, जिसने रिपेयरिंग वर्क कराया सुदर्शन लेक का, लेकिन उसने जनता से टैक्स नहीं लिया था और अपने पर्सनल खर्च पे राजा का जो कोष होता है उससे इसने ये जीर्णोद्धार कराया था या रिपेयरिंग वर्क कराया था, तो रुद्रदामन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे लिखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी पीसीएस में आ चुका है। और चौथा शासक आएगा स्कंदगुप्त। देखिए गुप्त डायनेस्टी, मैंने बताया था ना, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर का यानी लेटर मौर्यंस आएंगे, जिसमें ये शक यवन, ये शक रुद्रदामन लेटर मौर्यंस का होगा। और उसके बाद लेटर मौर्यंस के बाद आएंगे गुप्त, तो ये स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसलिए आपको याद हो जाएगा कौन पहले आया कौन बाद में आया। अब स्कंदगुप्त, ये गुप्त शासक था। इसके समय
पर्णदत्त एंड हिज सन चक्रपालित, हिंदी में ही लिख रहा हूं, और उसका पुत्र चक्रपालित। देखिए, पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित। यहां पे क्या होगा, ये लोग भी रिपेयरिंग वर्क कराएंगे यहां पर। हाँ, रिपेयरिंग यानी जीर्णोद्धार ये होता रहेगा। देखिए, कोई चीज बनती है तो टूटते रहता है, उसमें खराबी आती रहती है, टूटते रहता है, घर भी है, मकान भी है, तो उसको बार बार ठीक कराना पड़ता है, रिपेयरिंग कराए। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पर्णदत्त उस समय गवर्नर है, लेकिन जो रिपेयरिंग वर्क होगा ये इसके नेतृत्व में होगा, उसके बेटे के नेतृत्व में, चक्रपालित। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये हमने रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शन को देख लिया। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए 4 रूलर्स के नाम आएंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि कौन सा शासक जो है, हाँ, उसका नाम नहीं है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, तो कोई एक आपको 3 दे देगा, कोई एक दूसरा दे देगा। ठीक है, तो आपको ऑड मैन आउट करना पड़ेगा। तो इस तरह से, या कौन सा है 3 कोई और दे देगा, एक इसमें से दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें हुआ क्या, देखिए 4 रूलर्स की बात हुई है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय पुष्यगुप्त वैश्य जो है गवर्नर है सौराष्ट्र प्रांत का, यानी कि जूनागढ़ क्षेत्र में सौराष्ट्र प्रांत का है। जूनागढ़ पड़ता का है, सौराष्ट्र प्रांत या काठियावाड़ प्रांत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उधर का गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य। इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण अगर कराया तो किसने कराया, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया था। किसके रिजिम में, चंद्रगुप्त मौर्य के रिजिम में। ये ध्यान रखिएगा, निर्माण कराता है सुदर्शन झील का, सुदर्शन लेक का कौन, पुष्यगुप्त वैश्य। और उसके उस समय राजा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब मान लीजिए कि खाली राजाओं का ही नाम दे देगा कि किसने निर्माण कराया, तो पुष्यगुप्त वैश्य का नाम देगा ही नहीं, राजाओं का दे देगा, तब तो चंद्रगुप्त मौर्य देना पड़ेगा, लेकिन इसके देखरेख में होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंसी तो दिखाना पड़ेगा। कई बार गवर्नर का नाम नहीं देगा, इन्हीं का नाम दे देगा, किसके समय में हुआ या किसने कराया, तब तो आपको यहीं से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सुदर्शन झील जो बना वो देखिए सुवर्ण सिक्ता पलासनी नदी है, उसी के इन्हीं नदियों के पानी को जमा करके बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अशोक आता है, और अशोक के समय तुषास्क या तुषास्क रहेगा। रिपेयरिंग वर्क भी होगा, डैम भी यानी बांध भी बनेगा, कैनाल यानी नहरें भी बनेगी, ऑब्वियस है कि सिंचाई के लिए है। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद 400 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रुद्रदामन जब आएगा तो उसके समय बारिश की वजह से कहा जाता है बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, तो उसकी वजह से ये झील खराब होने लगा। तो क्या होगा, रिपेयरिंग वर्क फिर कराया जाता है, जीर्णोद्धार कराया जाता है, और उस समय गवर्नर होता है रुद्रदामन का सुविशाख। ठीक है, सुविशाख। और उसके बाद लास्ट में गुप्त शासक है। ठीक है, चंद्रगुप्त, सॉरी स्कंदगुप्त। ठीक है ना, देखिए यह स्कंदगुप्त मौर्यंस में नहीं होगा, ये गुप्त शासक है। चंद्रगुप्त ये मौर्य के हैं। ठीक है ना, और ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, आगे स्कंदगुप्त। ठीक है ना, आगे आएंगे स्कंदगुप्त गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में उनके समय पर्णदत्त और उनका देखिए 2 नाम, पर्णदत्त और चक्रपालित, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्णदत्त इस समय गवर्नर है, लेकिन जो रिपेयरिंग वर्क का काम होगा वो चक्रपालित के निर्देशन में, नेतृत्व में होगा। तो ये आपको मुझे लगता है कि आपने रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसको आपने समझ लिया। और भी सर्च कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए, किताबों में देखिए, और सारी बातें निकल के आएंगी। मुख्य बातें या कहूं मैं मुख्य से ज्यादा बातें जो एग्जामिनेशन पर्पस से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें मैंने बता दी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, इसमें आपको तो सामने सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, और फिर यहां से ऐसे। ठीक है, और देखा जाए तो ऐसे और ऐसे, ये अलग अलग हो गया। रूलर्स कौन है, रूलर्स कौन, गवर्नर्स कौन कौन से, और इवेंट क्या हुआ था। तो देखिए सारा चीज, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त वैश्य, सुदर्शन लेक बनवाया गया। अशोक के समय तुषास्क या तुषास्क, यवन तुषास्क भी इसको कहा जाता है, गवर्नर था। रिपेयरिंग वर्क हुआ, बांध बने, नहरें बनी। ठीक है, रुद्रदामन के समय इसी ने लिखवाया है, रुद्रदामन ने।
शक शासक था, किस वंश का, चास्टन वंश का या कार्दमक वंश का, चास्टन डायनेस्टी का या कार्दमक डायनेस्टी का। शक शासक था यानी कि उसको अंग्रेजी में सीथियन रूलर बोलते हैं, ठीक है। सुविशाक था, रिपेयरिंग वर्क हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, और सबसे लास्ट में स्कंदगुप्त आएंगे जिनके समय गवर्नर है पर्णदत्त और उनका बेटा है चक्रपालित। चक्रपालित के नेतृत्व में होता है क्या, रिपेयरिंग। अगर चक्रपालित नहीं होगा तो पर्णदत्त को आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने पूरा जूनागढ़ अभिलेख को देख लिया। अब आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो सहगोरा और महास्थान के अभिलेख हैं उनको देखते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आइए अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय का हम देख लेते हैं। दो इंस्क्रिप्शन है सीएम का, एक तो सहगौरा या स्व गौरा, ठीक है। कॉपर प्लेट, ठीक है, इसको हम कहेंगे हिंदी में सहगौरा ताम्रपत्र, ठीक है। दूसरा हो जाएगा महास्थान, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, ठीक है। महास्थान अभिलेख कह दीजिए या इंस्क्रिप्शन कह दीजिए, एक ही बात हो गया, ठीक है। सहगौरा देखिए, अब देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। आ जाए कि कब किसके समय का है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, ठीक है। तो अब देखिए सोहगौरा में क्या है। देखिए सोहगौरा जो है ना, ये है आपको गोरखपुर यूपी का है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए ये है आपको इसका जो लैंग्वेज है प्राकृत, और स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी है, ब्राह्मणी या ब्राह्मी, ठीक है। स्क्रिप्ट है, लिपि जो है, ठीक है। इसमें है क्या, देखिए सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है इंस्क्रिप्शन का, विशमेंट ऑफ 2 grain depots to fight famine। famine मीन्स अकाल होता है, दुर्भिक्ष या अकाल, ठीक है ना। देखिए इसमें ये गोरखपुर का है, ठीक है। लैंग्वेज इसका प्राकृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मणी है। सब्जेक्ट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 grain depots टू फाइट फेमिन। देखिए एक तरह से कोष्ठागार या ये क्या बोलते हैं, ग्रेनरी, अन्नागार के स्थापित करने की, यानी इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात है। कब, अकाल के समय फाइट करने के लिए, ठीक है। ये अकाल आया होगा और उस समय उससे फाइट करने के लिए 2 ग्रेन डिपोज या ग्रेनरी बनाए गए होंगे, ठीक है। अन्नागारों को बनाया गया, ठीक है ना, अकाल से निपटने के लिए। इसको आप ऐसे लिख लीजिए हिंदी वालों में, हिंदी के लिए भी, अकाल से निपटने के लिए 2 अन्नागारों का निर्माण। ये बात इसमें कही गई है। कहां का है, ये गोरखपुर का है। सोहगौरा कॉपर प्लेट बोलते हैं या सहगौरा ताम्रपत्र बोलेंगे हिंदी में, ठीक है।
तो ये बात यहाँ पर इतनी है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लैंग्वेज प्राकृत, स्क्रिप्ट ब्राह्मणी, ठीक है। और सब्जेक्ट अकाल से निपटने के लिए 2 अन्नागारों का निर्माण या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 ग्रेन डिपोज टू फाइट फेमिन। फेमिन का मतलब होता है अकाल, ठीक है ना। फेमिन का मतलब अकाल। फेमिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम महास्थान को देखें, यहां पे याद रखिएगा, महास्थान की अगर बात करें तो महास्थान ये जो है ये बोगरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं ये बोगरा डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश है, उस समय तो भारत ही होगा, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शन कहां का है भाई, ये देखिए बोगरा डिस्ट्रिक्ट, बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का है, ठीक है। अच्छा, इसका भी जो है देखिए लैंग्वेज जो है यानी भाषा जो है वो है प्राकृत, और स्क्रिप्ट जो है वो है ब्राह्मणी, ठीक है। उसके बाद इसमें हाँ रेफरेंस है, एक चर्चा है। पहली बात तो इसमें भी आपको फेमिन की चर्चा है। क्या चर्चा है, किसी फेमिन के बारे में रेफरेंस दिया जा रहा है, रेफरेंस फेमिन, अकाल की चर्चा है। और इसमें क्या चर्चा है कि अकाल के समय क्या चर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहां क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये रेफरेंस जो है ना यहां पे इस तरह से लिखता हूं, रेफरेंस है फेमिन यानी कि अकाल का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग फेमिन, ठीक है। अब इसमें भी बताया गया है कि राज्य के अन्नागार से, ठीक है ना, ग्रेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब राज्य, उस समय जो शासक होगा, फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेन हाउस कह लें या ग्रेनरी कह लें, ठीक है। ड्यूरिंग फेमिन, फेमिन का मतलब अकाल, ठीक है ना। अकाल के समय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेन हाउस, फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेन हाउस ड्यूरिंग फेमिन। अकाल के समय अगर ना भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स, अनाज की का जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेन हाउसेस, ठीक है। गवर्नमेंट के ग्रेन हाउसेस नहीं, ग्रेन हाउस एक ही होगा या 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेन हाउसेस, सरकारी जो अन्नागार है वहां से अकाल के समय अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया, अनाज बांटे गए, इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसी के बारे में, ये रेफरेंस अकाल का ही है, फेमिन अकाल। यहां पे अकाल लिख ही दिया है तो यहां पर जरूरत नहीं है, ये यहां पर इसके बारे में रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और एक चर्चा है पुंडरनगर, और एक और रेफरेंस है, क्या है, एक रेफरेंस तो ये हो गया, और ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, पुंडरनगर,
पुण्यनगर, ठीक है। देखिए, एक फैमिन की चर्चा है, अकाल की, और एक पुण्यनगर की चर्चा है। यह रेफरेंस आपको कहा जाता है कि पुण्यनगर, पहले उसी को बोलते थे, महास्थान को, यह कहा जाता है। तो पुण्यनगर की चर्चा जो है यहाँ पे इस स्क्रिप्ट में है। तो यहाँ पर जो बातें हैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बस इतनी ही बातें हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सोहगौरा कहाँ का है भाई, सोहगौरा कॉपर प्लेट, तो ये गोरखपुर का है, ये आपको याद रख लेना है, यूपी का, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है। लिपि या स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मणी है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ या बिल्डिंग ऑफ 2 ग्रेन डिपोज टू फाइट फेमिन, अकाल से निपटने के लिए 2 अन्नागारों का निर्माण है, अकाल से निपटने के लिए 2 अन्नागारों का निर्माण, ये लिख दिया मैंने। तो ये आपको सब्जेक्ट है इसका। उसके बाद ये हो गया। और महास्थान, ये बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का है। अच्छा, एक तो ये बात है कि ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, यहां पे आप लिख लीजिए। ओल्डेस्ट साइट, ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, देखिए उस समय तो भारत में होगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि महास्थान जो है ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बांग्लादेश, ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बांग्लादेश, यानी कि सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल बांग्लादेश का, बांग्लादेश का सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल, हिंदी वाले, बांग्लादेश का सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल महास्थान, ठीक है। ये बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में है, उस समय भारत में ही था, ठीक है। लैंग्वेज इसकी प्राकृत है, एक ही बात है, इसमें भी वही है, लैंग्वेज इसकी प्राकृत है और स्क्रिप्ट ब्राह्मणी है, ठीक है, स्क्रिप्ट ब्राह्मणी है। रेफरेंस अकाल का है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेन हाउसेस ड्यूरिंग फेमिन, फेमिन के समय यानी अकाल के समय गवर्नमेंट के अन्नागारों से, सरकारी अन्नागारों से अनाज बांटने की बात कही गई है। और इसमें एक पुण्यनगर की चर्चा है, ये पुण्यनगर कहा जाता है कि इसी महास्थान को उस समय कहते थे पुण्यनगर। तो इस तरह से हम देखें तो इन दोनों में अकाल की चर्चा है। अब इससे क्या साबित होता है, पहली बात कि अगर अकाल से यह साबित होता है कि अकाल से यह साबित होता है कि उस समय अकाल आते थे, ठीक है, फेमिन आता था, दुर्भिक्ष आता था, और ये बात मेगास्थनीज के उस कथन को नकारता है जिसमें मेगास्थनीज कहता है, हमने पढ़ा था ना इंडिका में, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दुर्भिक्ष या अकाल या फेमिन नहीं आते थे, ठीक है। ये सोहगौरा और महास्थान, ठीक है, एक सोहगौरा यहां से, एक महास्थान, दोनों ये बात साबित करते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है, जो बातें कही गई हैं कि भारत में फेमिन या दुर्भिक्ष नहीं आते थे, हाँ, वो सरासर गलत कहा गया है। मेगास्थनीज ने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें कही। एक तो इससे भी पता चलता है मेगास्थनीज की बात, इस बात से भी मेगास्थनीज की बातों को नकारा जा सकता है कि भारत में अकाल नहीं आते थे, कि मैं जब आपको जैनिज्म पढ़ा रहा था तो वहां मैंने श्वेतांबर और दिगंबर बताया था कि ये जो श्वेतांबर और दिगंबर बटे थे वो कैसे बटे थे, 2 भाग हुआ था, जो स्प्लिट हुआ था जैन धर्म में, कि मगध में बहुत भीषण फेमिन या अकाल आया था। उस समय भद्रबाहु के नेतृत्व में एक ग्रुप जो है वो दक्षिण भारत चला जाता है मगध से, और एक ग्रुप स्थूलबाहु के नेतृत्व में वहीं रह जाता है मगध में ही। जब दक्षिण भारत वाले लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि जो मगध में जो जैन रह गए थे स्थूलबाहु के नेतृत्व में, वो लोग श्वेत कपड़े धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने ये इन पे आरोप लगाना शुरू किया कि भाई हम लोगों ने तो साउथ इंडिया में रहा, हम लोग रहे, वहां प्रचार प्रसार भी किया, हमने काया क्लेश वाला जीवन जिया, हम बिना कपड़ों के रहे, तप करते रहे,
हम ओरिजिनल जैन धर्म को फॉलो करते रहें, उसके जैन धर्म के ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते रहे, लेकिन आप लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। ये आरोप लगाया भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैनियों ने, जो साउथ इंडिया में चले गए थे। किस पे आरोप लगाया? जो जैनी रह गए थे मगध में अकाल के समय स्थूलबाहु के नेतृत्व में, और यहीं से स्प्लिट हो गया था। और ये गए क्यों थे भद्रबाहु के नेतृत्व में? क्योंकि अकाल आ गया था, फेमिन आ गया था। तो एक वो फेमिन की बात भी वहां पे है, ये फेमिन की बात भी यहां पे है। मेगास्थनीज की बातों को आप सरासर नकार सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि मेगास्थनीज ने कहा था, ने अपने इंडिका में कहा है कि भारत में दुर्भिक्ष नहीं आते थे, आप मेगास्थनीज की इन बातों से कहां तक सहमत हैं? फिर आप कुछ एग्जाम्पल देके, कुछ अकाल का की बातों को करके आप नकार सकते हो, उसमें ये आ जाएगा। और वो जैन वाला जो भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ इंडिया गए थे जैन, उस समय वाली बात आप लिखेंगे। कुछ और मिल जाता है, आप कुछ और लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसपे आप लिखेंगे और मेगास्थनीज की बातों को नकार देंगे। ये बहुत है लिखने के लिए, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया। एक तो ये हो गया। एक हमने इसके पहले जो पढ़ा कौन सा, जूनागढ़ का अभिलेख। इससे एक बात, जूनागढ़ के अभिलेख से ये बात पता चलता है कि मौर्यों का एक्सपेंशन पश्चिम में कहां तक था, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना कि जो जूनागढ़ का अभिलेख है ये सौराष्ट्र तक, देखिए मैंने बताया था ना कि सौराष्ट्र तक, ये जो है यहां मैं मिटा रहा हूं, तो आपने देख लिया, उसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन से आपको मौर्यों के एक्सपेंशन के बारे में पता चल जाता है पश्चिम भारत में। यानी कि हमने बताया कि ये जो है ये, ठीक है ना, ये मैंने यहां बताया ना कि यहां पे है कौन सा, सुदर्शन झील, यहां पे जूनागढ़ में। तो अब जूनागढ़ में सुदर्शन और या चंद्रगुप्त ने निर्माण करवाया, यानी पश्चिम भारत का एक्सपेंशन यहां तक है इनका, मौर्यों का। दक्षिण यहां पे हमने देख लिया था कि हमने यहां पर इनसे देख लिया और इनसे देख लिया, कहां तक था, गोरखपुर में तो है, इधर बांग्लादेश तक है, ठीक है ना। इधर हम देखेंगे तो बांग्लादेश तक है इधर, ठीक है ना। अगर देख, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, बट इधर बांग्लादेश तक है, इधर असम तक है, ठीक है, मौर्यों का एक्सपेंशन। और इधर तो है, तो और यहां चेचोपा को छोड़ दे, चोल और पांडे इधर थे, तो ये सारा था। तो पश्चिम भारत में मौर्यों के एक्सपेंशन कहां तक था? ये पूरा पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक मौर्यों का एक्सपेंशन था। तो ये बात इससे पता चलती है। बांग्लादेश में था मौर्य साम्राज्य, ये आपको महास्थान से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इन सब बातों को आपको जोड़ना सीखना होगा। और बाकी तो मैंने बता ही दिया था कि एक्सपेंशन है पूरा अफगानिस्तान लिए हुए, ये पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र भी मैंने यहाँ बनाया नहीं है, ये पूरा क्षेत्र लिए हुए हो जाएगा, ये कश्मीर का क्षेत्र पूरा। तो ये देखिए, ये पूरा मौर्यों का एक्सपेंशन आपको इससे पता चल जाता है। तो आपको जूनागढ़ से पता चलता है कि मौर्यों का पश्चिमी एक्सपेंशन जो था सौराष्ट्र या काठियावाड़ तक था, गुजरात तक था। मौर्यों का पश्चिमी एक्सटेंशन या एक्सपेंशन कहां तक था? पश्चिमी सीमा मौर्यों की ये गुजरात तक थी, यानी काठियावाड़ सौराष्ट्र तक थी। ये बात आपको जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और सहगौरा और गोरखपुर का इंस्क्रिप्शन मेगास्थनीज की उन बातों को काटता है जिसमें मेगास्थनीज कहता है अपने इंडिका में कि भारत में अकाल नहीं आते थे। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में यानी पुरातात्विक स्रोतों में हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस पे, अशोक के अभिलेखों पे बात करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।